किया हुआ है, उस व्यावसायिक वर्ग की उच्चता की भाषा कुछ और होगी और निम्न वर्ग में व्यावसायिक रूप से जो निम्न होगा उसकी भाषा कुछ और होगी। तो ये भाषाई विमर्श और इसी आधार पर दूसरा विभाजन हम स्थान के आधार पर भी भाषाई विभाजन करते हैं। ये सब भाषा विज्ञान में सर लोग पढ़ाते होंगे कि उसमें एक शहरी लोगों की भाषा कुछ और होगी, ग्रामीण लोगों की भाषा कुछ और होगी, बहुसंख्यक लोगों की भाषा कुछ और होती है, अल्पसंख्यक लोगों की भाषा। अल्पसंख्यक कहने का मतलब कहीं से मुसलमान मत समझिए। बहुसंख्यक यानी बहुत सारे लोग जो जिस भाषा को बोलते हैं, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक छोटे जो कम लोग बोलते हैं। फिर उसमें कार्यालय के आधार पर जब हम बांटते हैं कार्यालयी भाषा के रूप में, तब अधिकारी और कर्मचारी के वर्ग में। ऐसे ही शिक्षित, अशिक्षित, अंग्रेजी और हिंदी, ये सब बात की जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जातीयता को लेकर के, हिंदी की जातीयता। यह बात बता करके आप लोगों से तब मैं भोजपुरी पर आता हूँ कि जब हिंदी की जातीयता की हम जब बात करते हैं तो इसमें एक बात ये आती है कि जातीयता आखिर है क्या। तो जो समाजशास्त्री हैं, उस समाजशास्त्री लोग जातीयता को कल्चरल कंटिन्यूटी नाम देते हैं। सांस्कृतिक निरंतरता के रूप में जातीयता को देखते हैं। यानी जातीयता वह होती है जिसमें हमारे पारस्परिक संबंध जो हैं वो वर्ग और वर्ण के आधार पर नहीं होता है। जातीयता की बात, जब भी हम जातीयता की बात करेंगे तो उसमें कोई वर्ण, जात, संप्रदाय और सामाजिक भेदभाव नहीं है। इस बात को हमारे हिंदी साहित्य में एक प्रख्यात आलोचक जिसको विद्यार्थी जानते हैं, आप सब लोग जानते हैं, डॉक्टर रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा ने हिंदी जाति का इतिहास नामक पुस्तक ही लिखा और हिंदी जाति का इतिहास में जाति, साहित्य और संस्कृति की बड़ी व्यापक व्याख्या उन्होंने की है, रामविलास शर्मा जी ने। और उसमें रेखांकित किया है हिंदी जाति को लेकर। मैं उनके इस बात को उधार लेते हुए भोजपुरी के साथ जोड़ना चाहता हूँ। रामविलास शर्मा जी उसमें हिंदी जाति की एक रूपता, एकजुटता और एकता की प्रशंसा उस पुस्तक में करते हैं। और मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं कि यही सिद्धांत जो हिंदी जाति की एक रूपता, एकजुटता और एकता की प्रशंसा की रामविलास शर्मा जी बात करते हैं, यही सिद्धांत भोजपुरी की जातीयता के साथ भी लागू है। जो भोजपुरी अंचल विशेष में और जो भोजपुरी साहित्य में साहित्य और संस्कृति की जो पहचान है, उस पहचान को मैं जातीय पहचान के रूप में देखने के लिए आप लोगों से अपेक्षा करता हूं। और एक उदाहरण के साथ कि यदि आज भी गांव कितना ही बदला है, आज भी आप गांव में यदि जाते हैं तो गांव में जाने पर आप वहां जात, संप्रदाय, धर्म और गोत्र आदि के आधार पर लोग आपको नहीं देखते। एक दूसरे का जो सम्मान होता है वह जाति, गोत्र और पैसा देख करके लोग नहीं करते। गांव में विभिन्न जातियां रहती हैं, विभिन्न वर्णों के लोग रहते हैं, विभिन्न वर्गों के लोग रहते हैं, चाहे उसमें मुसलमान हो, चाहे वो दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे सवर्ण हो, चाहे अवर्ण हो। एक दूसरे को आयु के आधार पर, चाहे वो दलित ही क्यों ना हो, लेकिन दलित में यदि ऊंची उम्र का आदमी है तो उसको काका, चाचा, बाबा, दादा इसी नाम से जाना जाता है।
ये हमारे भोजपुरी की जातीय अस्मिता है। और जो भोजपुरी साहित्य में है, भोजपुरी साहित्य या भोजपुरी भाषा आज भी इस जातीय अस्मिता को बचाने में प्रयासरत है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसको खत्म मिटा दी है, लेकिन उस जातीय अस्मिता को बचाए रखने में भोजपुरी आज भी अपना काम कर रहे हैं। अब बात दरअसल ये है कि हम किसी चीज को, हमारे देखने का जो नजरिया होता है वह तीन नजरिया होता है। एक तो सत्ता का नजरिया है, दूसरा शास्त्रीय ज्ञान और अनुशासन का नजरिया होता है, और तीसरा जो नजरिया होता है वो लोक का नजरिया होता है। और इन तीनों में यानी सत्ता, शास्त्रीय ज्ञान और अनुशासन और लोक, इन तीनों का संबंध तो एक दूसरे से होता है, लेकिन शास्त्रीय ज्ञान या अनुशासनात्मक ज्ञान या सत्ता का जो नजरिया होता है, कहीं ना कहीं इस पर भारी पड़ता है लोक का नजरिया। लोक जिसको स्वीकार करता है वही आगे चलता है। और इस चीज को हमारे हिंदी, सब लोग हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, आप देखेंगे कि चाहे वो हिंदी का जितना बड़ा आलोचक हो, बिना लोक को लिए, चाहे वो लोक मंगल आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो, चाहे वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हो, चाहे रामविलास शर्मा हो, ये लोग क्रमशः लोक मंगल, लोक कल्याण और लोक जागरण की बात करते हैं। यानी अंततः प्रिवेल क्या करता है? लोक ही। ये लोक जो है वह आगे चल करके लोक से जो जुड़ता है वही आगे अपने जीवन में या लोक में जो प्रतिष्ठा पाता है वही आदमी जो लोक से जुड़ करके अपनी बात करता है। और जो भोजपुरी है, भोजपुरी हमारी जो मातृभाषा है, यह लोक भाषा है। ये मैं कहीं से भी ये नहीं कह रहा हूं कि अवधी और ब्रजी ये लोक भाषा नहीं है। जिस तरह से इसको मैं इस रूप में, दूसरे रूप में कहना चाहता हूं कि जिस तरह से अवधी और ब्रजी लोक भाषा है, वैसे ही हमारी मातृभाषा भोजपुरी भी एक लोक भाषा है। और जो अवधी, जो ब्रजी अपनी बोली में काम कर रही है, वही काम भोजपुरी भी अपने साहित्य के माध्यम से कर रही है। ये बात अलग है कि भोजपुरी का जो साहित्य है वह अवधी और ब्रजी जैसा समृद्ध नहीं है। ये भोजपुरी के विद्यार्थी और भोजपुरी का अध्यापक होने के नाते ये नहीं हम कहेंगे, अपने हाथ से अपनी पीठ नहीं ठोकेंगे कि ब्रजी जैसा साहित्य और अवधी जैसा साहित्य भोजपुरी में भी है। ऐसा नहीं है। यदि अवधी और भोजपुरी, ये अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है, तो इस अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के दिन ये हम लोगों को जानना चाहिए और हम लोगों को इस बात पर बहस करनी चाहिए या हमको सोचना चाहिए कि हम भाषा को लेकर के एक राजनीतिक स्टंट संख्या के आधार पर बनाते हैं कि भोजपुरी 50 करोड़ लोग बोलते हैं, या देश के अधिकांश निश्चित भूभाग पर बोलने वाले, देश के अधिकांश क्षेत्रफल वाले लोग भोजपुरी बोलते हैं, इसलिए भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिया जाए। ये 8वीं अनुसूची में शामिल करना है और न करना, इस राजनीति में मैं नहीं जा रहा, लेकिन मैं उस बात की ओर इशारा करना चाह रहा हूं कि एक समय ऐसा था हमारे ब्रजी में कि ब्रजी भाषा में लिखा जाने वाला साहित्य
आदि काल से लेकर के और रीति काल तक, यानी और आगे चल करके आधुनिक काल तक, यानी भारतेंदु काल तक ब्रजभाषा का एक तरह से उसका प्रसार रहता है। तो आखिर कोई भाषा जो आदि काल से चल करके और भारतेंदु काल तक रहती है, तो उस भाषा में कहीं ना कहीं कोई दम है, और दूसरी भाषा के लोग भी ब्रजी भाषा सीखते हैं और ब्रजी भाषा में लिखने पढ़ने का काम करते हैं। तो ब्रजी भाषा में कुछ है तभी तो। फिर इसी प्रकार की अवधि जो भक्ति काल में लिखी जाती है, अवधि भाषा, जिसमें रामचरितमानस और पद्मावत जैसा ग्रंथ लिखा जाता है। लेकिन क्या आज के दिन हमको ये मूल्यांकन करना है या सोचना है कि हमारी जो भोजपुरी है, हमारी जो मातृभाषा भोजपुरी है, क्या हमारी मातृभाषा भोजपुरी में कोई अवधि